आगे हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन। तो लिखिएगा ट्रांसमिशन लाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी कांस्टेंट ऑन ए लाइन। लिखिएगा प्राइमरी कांस्टेंट ऑन ए लाइन। प्राइमरी कांस्टेंट ऑन ए लाइन, ठीक है। और इनमें हम बात करेंगे यहां पर आर एल जी सी, इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा रेसिस्टेंस आर, यानी रेसिस्टेंस के बारे में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। रेसिस्टेंस आर, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, तो आप लिखिएगा इट अपीयर्स सीरीज अलोंग द लाइन। इट अपीयर्स सीरीज अलोंग द लाइन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल ऑल अलोंग द लाइन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इट कॉजेज वोल्टेज डीके। इट कॉजेज वोल्टेज डीके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अलोंग द लेंथ। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अलोंग द लेंथ, यानी ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। हाँ, तो इसके बारे में देखिएगा यहाँ पर मैंने क्या बताया था। एक तो वोल्टेज डीके के बारे में, इट कॉजेज वोल्टेज डीके, ठीक है। अब ये सीरीज अलोंग द लाइन ध्यान में रखना। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अलोंग द लेंथ। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अलोंग द लेंथ का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिएगा रेसिस्टेंस को ऐसे लिखा जाएगा, रेसिस्टेंस पर लेंथ, यानी यूनिट क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, यूनिट क्या होगी यहाँ पर ओम पर मीटर, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अलोंग द लेंथ, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अलोंग द लेंथ, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर की तरह, ठीक है। तो इसको आपको क्या रखना है यहाँ से दिमाग में रखना है। और क्या बताया कि ये क्या है कि इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्या रखना है इसके बारे में दिमाग में रखना है। आगे लिखिएगा देन हम बात कर लेते हैं जी के बारे में, यानी कंडक्टेंस जी। लिखिएगा कंडक्टेंस जी। हाँ, लिखिएगा इट इज द कंडक्टेंस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन द लाइन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इट कॉजेज करंट डीके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इट अपीयर्स शंट इन बिटवीन द लाइन्स। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अलोंग द लेंथ, यानी ये पॉइंट्स आपको क्या रखना है दिमाग में रखना है। सेम उसी की तरह यहां पर बताया मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जी को यहां पर हम लिखेंगे जी पर एल, ठीक है। यानी यूनिट क्या हो गई, जी का मतलब कंडक्टेंस यानी महो पर मीटर, ठीक है। जो कि आपको क्या रखना है यहाँ से डायरेक्टली क्या रखना है आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यानी यहां पर मैं बात कर रहा हूं सी के बारे में। तो सी के बारे में आप लिख लीजिएगा सबसे पहले इट इज ड्यू टू द वोल्टेज ऑन द लाइन। इट इज ड्यू टू द वोल्टेज ऑन द लाइन। वोल्टेज ऑन द लाइन देयर इज ए सराउंडेड ई फील्ड। देयर इज ए सराउंडेड ई फील्ड। देयर इज ए सराउंडेड ई फील्ड, हेंस कैपेसिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इट अपीयर्स शंट इन बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक, यानी यहां पर सी को यहां पर लिखेंगे हम सी पर एल, यानी यूनिट क्या हो गई आपकी फैराड पर मीटर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो इस चीज को आपको क्या रखना है यहां से दिमाग में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इंडक्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंडक्टेंस। इंडक्टेंस एल लिखिएगा। इंडक्टेंस के बारे में यहां से लिखिएगा इसमें इट इज ड्यू टू करंट ऑन द लाइन्स। इट इज ड्यू टू करंट ऑन द लाइन। देयर इज ए सराउंडेड एच फील्ड। देयर इज ए सराउंडेड एच फील्ड, हेंस इंडक्टेंस। हेंस इंडक्टेंस। नेक्स्ट लिख लीजिएगा इट अपीयर्स सीरीज अलोंग द लाइन।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अलॉन्ग द लेंथ, मतलब इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। यानी यहां पर भी क्या लिख रहे हैं हम, एल को यहां पर लिखेंगे एल पर लेंथ, ठीक है। एल यानी यहां पर यूनिट क्या हो जाएगी, हेनरी पर मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स आपको क्या रखने हैं, दिमाग में रखने हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी कांस्टेंट, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है RLGC के बारे में, जो कि आपको क्या रखना है, डायरेक्टली क्या रखने हैं, दिमाग में रखने हैं, ठीक है। फिर आप लिख लीजिएगा, एक नोट लिख के एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट लिख के एक पॉइंट लिख लीजिएगा, फॉर एनी ज्योमेट्री ऑफ द लाइन, फॉर एनी ज्योमेट्री ऑफ लाइन, हाँ, LC बराबर म्यू एप्सिलॉन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको डायरेक्टली क्या रखना है, दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। फॉर एनी ज्योमेट्री ऑफ द लाइन LC बराबर क्या, म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। आप देख लीजिएगा, हाँ, यानी जैसे हम जानते हैं क्या, ये क्या है भाई, म्यू आप जानते ही हैं, एप्सिलॉन आप जानते ही हैं, यानी एप्सिलॉन तो क्या यहाँ परमिटिविटी है और म्यू क्या यहाँ परमिएबिलिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है, एप्सिलॉन की यूनिट क्या होती है, फैराड पर मीटर होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, परमिएबिलिटी की, यानी म्यू की यूनिट क्या, हेनरी पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यानी हाँ, तो लाइन की है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, फॉर एनी ज्योमेट्री ऑफ द लाइन का मतलब है यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है यहाँ पर एल की यूनिट हेनरी, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि हेनरी पर मीटर लिखा जाएगा, और सी को क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, फैराड पर मीटर लिखा जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसलिए एनी ज्योमेट्री ऑफ द लाइन के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि LC बराबर क्या होता है आपका, म्यू एप्सिलॉन होता है। LC बराबर क्या होता है, म्यू एप्सिलॉन होता है, जो कि आपको क्या रखना है यहाँ से दिमाग में रखना, ठीक है। हाँ, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में लिखिएगा, ठीक, प्रोपगेशन कांस्टेंट, डायरेक्ट लिखिएगा प्रोपगेशन कांस्टेंट, ठीक है। प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट डिनोट करेंगे यहाँ किससे, हम गामा से, ठीक है। जैसे हमने EM वेव के लिए पढ़ा है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, जो कि आपको डायरेक्टली दिमाग में रखनी है, कई बार डायरेक्टली भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि गामा बराबर होगा अंडर रूट ऑफ R प्लस जे ओमेगा एल इंटू G प्लस जे ओमेगा C। मतलब ये आपको डायरेक्टली क्या रखना है, यहाँ से दिमाग में रखना है, ठीक है। डायरेक्टली आपको ये क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता, ये मैंने अभी बताया ही आपको, RLGC इनके बारे में मैंने बताया ही यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो ये आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है। और गामा बराबर अल्फा प्लस जे बीटा, ठीक है। अल्फा क्या है, वही हमारा एटेन्यूएशन कांस्टेंट है यहाँ पर, और बीटा क्या है आपका यहाँ पर फेज कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान में रखना है कि अल्फा प्लस जे बीटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूला क्या करना है, यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला आपको क्या करना है, यहाँ पर लर्न करना है, ठीक है। आगे लिखिएगा, प्रोपगेशन कांस्टेंट के बाद में आगे हम बात कर रहे हैं, लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस, और इसको यहां डिनोट करेंगे हम Z नॉट से, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस Z नॉट, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिखिएगा, लिखिए कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस यानी Z नॉट, लिखिएगा एवरी ट्रांसमिशन लाइन हैज टू वेवफॉर्म्स, a forward and other is reflected, the reflected waveform does not exist in one single condition, that is ZL बराबर Z नॉट, that is ZL बराबर Z नॉट, ZL बराबर Z नॉट, and this is called as matched condition, this is called as matched condition। और आगे लिखिएगा
देखिए जेड नॉट इज ए यूनिक इम्पिडेंस, जेड नॉट इज ए यूनिक इम्पिडेंस with which the line is terminated comma the reflection are zero at the load comma the reflection are zero at the load is called as characteristic impedance, is called as characteristic impedance। ठीक, हाँ, तो ये आपको डायरेक्टली क्या रखना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ से डेफिनेशन दी है और अब यहाँ से मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप कि जेड नॉट बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी। ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दिमाग में रखना है। ठीक है, डायरेक्टली आपको दिमाग में रखना है जेड नॉट के लिए। ठीक है, यानी इस तरीके का मैंने आपको बताया भी आपको कि एक यूनिक इम्पिडेंस है जहाँ पर आपकी रिफ्लेक्टेड वेव क्या प्रेजेंट नहीं होगी, यानी रिफ्लेक्शन नहीं होगा वहाँ पर, उसको हम मैच्ड कंडीशन बोलेंगे, यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बोल रहे हैं, तो उस इम्पिडेंस को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस बोल रहे हैं। ठीक है, जो कि आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, हाँ, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। या मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि इस तरीके से मैं देख लीजिएगा आप कि जैसे अगर मैं लाइन बनाना चाहूँ ऐसे लाइन बोल सकता हूँ मैं कि किसको हम मैच्ड लाइन बोल रहे हैं। यहाँ पर सपोज ये एक ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पर भी, हाँ, इससे पहले मैं इस तरीके से यहाँ पर एक इसका जो लाइन है इसके लिए स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। अभी जैसे मैंने बताया था RLGC के बारे में, तो यहाँ से मैं बनाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा आप, सबसे पहले एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि ये R देन L देन यहाँ पर G देन C, इस तरीके से मैंने बताया था। ठीक है, R L G C एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता रहेगा ये R L G C। ठीक है, इसी तरीके से ये आगे कंटिन्यूसली क्या रहता रहेगा, कंटिन्यूसली ये रिपीट होता रहेगा, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पर ये R हो गया, ये L हो गया, उसके बाद में इस तरीके से ये G हो गया, ये C हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से कंटिन्यूसली। और आगे जाके क्या बोल सकता हूँ मैं, उसको लोड कंसीडर कर सकता हूँ। आगे क्या कंसीडर कर सकता हूँ मैं, लोड कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके की, जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया था कि R क्या था, अभी मैंने बताया था कि इट अपीयर्स सीरीज, L भी इट अपीयर्स सीरीज, और ये क्या, ये देखिए G और C क्या है, ये शंट में लगे हुए। इस तरीके से मैंने ये चीज़ आपको बोली थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से ये एक ज्योमेट्री बनाई है मैंने, सिंपल क्या बनाई, ज्योमेट्री बनाई। तो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैच्ड लाइन कब बोलेंगे, हम मैच्ड लाइन कब बोलेंगे उसको। ठीक है, यानी यहाँ पर भी हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी जेड नॉट मिल रहा है, यानी जेड एल भी क्या आपका जेड नॉट है। यहाँ पर भी हमने देखा जेड नॉट ही है आपका, यहाँ पर भी हम इनपुट साइड में भी देख रहे हैं जेड नॉट पे भी है, जेड नॉट ही है यहाँ पर। यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं सिंपल सा ये बताना चाह रहा हूँ कि एक लाइन है, आप कहीं भी इसको आप चेक कर रहे हैं, इंपिडेंस चेक कर रहे हैं, यहाँ पर जेड एल जेड नॉट के बराबर है, ऐसे यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर चेक किया, तो इस तरीके का अगर सब जगह अगर ये सेम है जेड नॉट जेड नॉट जेड नॉट, तो इस तरीके की लाइन को हम क्या बोलेंगे, मैच्ड लाइन बोलेंगे। इस तरीके को लाइन को क्या बोलेंगे हम, मैच्ड लाइन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मैच्ड लाइन बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं बनाना चाहूँ, ठीक है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर मैं मिसमैच्ड की बात करना चाहूँ तो मिसमैच्ड के लिए मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से बोल सकता हूँ कि ये सेम नहीं है, सेम नहीं है मतलब यहाँ पर कोई जेड एल है, यहाँ पर कोई जेड एक्स है, यहाँ पर कोई क्या है जेड इन है, मतलब इस तरीके से। अगर ये सारा ये क्या, यहाँ पर ये लोड इम्पिडेंस है, ये कोई डिस्टेंस पर यानी जेड एक्स ले लिया, यहाँ पर मैंने इनपुट इम्पिडेंस ले लिया। ठीक है, ये अगर अलग अलग है इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ मिसमैच्ड है। क्या बोलेंगे इसको, मिसमैच्ड लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मिसमैच्ड लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो मैच्ड लाइन कब बोल रहे हैं हम इस तरीके से, भाई यहाँ भी देखा जेड नॉट है, यहाँ भी देखा जेड नॉट है, यहाँ भी देखा हमने क्या जेड नॉट है, तो इस तरीके के लाइन, यानी इस तरीके से अगर इंपिडेंस हमें पता चल रहा है, अगर हमें चेक करने पर, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मैच्ड लाइन बोलेंगे। और अगर इस तरीके से हमें दिख रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, मिसमैच्ड लाइन बोलेंगे। ठीक है,
हाँ, तो इसको आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर मैंने जेड नोट के बारे में सिंपली बताया है, और मैच लाइन का मतलब जनरली ये है, ठीक है। हाँ, तो अब देखिएगा आप, आगे हम बात करते हैं, तो इस पॉइंट के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से बात करूँ तो ये मिसमैच्ड हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, एक मैं फॉर्मूला लिखता हूँ जो कि आगे हम उसको यूज लेंगे, जो डायरेक्टली आपको क्या रखना है, उसको भी आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। यहाँ से जैसे मैं फॉर्मूला ले लेता हूँ, जेड इन के लिए एक फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, आप लिख लीजिएगा यहाँ जेड इन। जेड यानी जेड इन का मतलब है यहाँ पर इनपुट इम्पिडेंस, इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो आप लिख लीजिएगा जेड इन बराबर जेड नॉट जेड एल कॉस बीटा प्लस जेड नॉट साइन बीटा डिवाइडेड बाय जेड नॉट कॉस बीटा प्लस जेड एल साइन बीटा, ठीक है। ये जेड इन के लिए फॉर्मूला, जो कि आपको डायरेक्टली क्या करना है, इसको लर्न करना है, क्योंकि ये आगे काम में आएगा, ठीक है। फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। तो ये जेड इन के लिए फॉर्मूला, और सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। जेड नॉट क्या यहाँ पर अभी बताया था मैंने, कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस है, और जेड एल क्या है यहाँ पर, लोड इंपिडेंस है, ठीक है। यहाँ पर बीटा, हाँ अभी यहाँ पर बीटा क्या, बीटा अभी मैंने बताया था, ठीक है, फेज कांस्टेंट। और एल है यहाँ पर, एल के लिए एग्जामिनर लिखेगा कि λ/4 लाइन है, लेंथ लिखेगा वहाँ पर कि λ/4 लाइन है या λ/8 लाइन है, वो उसको क्या बोलेंगे, हम एल बोलेंगे, ठीक है। जैसे आगे हम सॉल्यूशन करेंगे कि किस तरीके से पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जामिनर साफ साफ वैल्यू देगा आपको, क्या बोलेगा कि λ/4 लाइन, तो एल की जगह क्या लिखेंगे आप, λ/4 लिखेंगे। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो हमें क्या चलेगा, पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बीटा और एल का, इसको आप लिख लीजिएगा, इसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिकल पाथ लेंथ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इसको आप लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल पाथ लेंथ, इलेक्ट्रिकल पाथ लेंथ, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पाथ लेंथ आप लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल पाथ लेंथ बीटा एल। बीटा एल को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हम, इलेक्ट्रिकल पाथ लेंथ, जो कि आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना, ठीक है। आगे पॉइंट ये काम में आएंगे आपको। लिखिएगा, आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात कर रहे हैं, लिखिए शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किटेड लाइन, शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किटेड लाइन लिख लीजिएगा, शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किटेड लाइन, शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किटेड लाइन, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट लाइन की बात करूँ, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि लाइन की ज्योमेट्री किस तरीके से, ठीक है। लाइन की ज्योमेट्री अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि इस तरीके से, जैसे भाई ये आर है, देन एल है, सिमिलरली आर है, ये आर हो गया, ये एल हो गया, ये क्या है, ये यहाँ पर जी है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, सी है, और इसी तरीके से ऐसे ये आर हो गया, देन एल हो गया, ठीक है, देन यहाँ पर ये जी हो गया, देन यहाँ पर क्या हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। और इस तरीके से कंटिन्यूसली ये क्या हो रहा है, चल रहा है। और यहाँ पर आगे क्या, सपोज लोड जेड एल, सपोज क्या यहाँ पर लोड जेड एल, इस तरीके से कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिएगा, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ से कि शॉर्ट सर्किटेड और ओपन सर्किटेड कब बोलेंगे, जब यहाँ पर मैं कंसीडर करूँगा कि जब जेडल क्या, अगर जेडल 0 है तो उसको बोलेंगे हम शॉर्ट सर्किटेड लाइन। क्या बोलेंगे उसको, शॉर्ट सर्किटेड लाइन बोलेंगे, इस तरीके से, ठीक है। और ऐसी जेडल को जब मैं इनफाइनाइट लिखूंगा तब उसको क्या बोलेंगे हम, ओपन सर्किटेड लाइन बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे हम, ओपन सर्किटेड लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो देखिएगा शॉर्ट सर्किटेड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट सर्किटेड लाइन, ठीक है, यानी शॉर्ट सर्किटेड लाइन, यानी क्या बताया मैंने, जेडल को क्या डालूंगा, 0, जेडल को 0 डालूंगा, तब जो जेड इन होगा उसको जेड एस सी का नाम देंगे। जेड इन को क्या बोलेंगे, जेड शॉर्ट सर्किटेड, जेड एस सी। अभी मैंने बताया था कि जेड इन क्या था, थोड़ी देर पहले हमने लिखा था जेड इन के बारे में, थोड़ी देर पहले जेड इन लिखा था हमने, क्या लिखा था, जेड इन बराबर हमने लिखा था जेड नॉट, ठीक है, डायरेक्टली ध्यान में रखना, ठीक है।
वो डायरेक्टली आपको लर्न करना, उसके बाद में वैल्यू पुट कर देनी है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। जेड इन बराबर क्या लिखा था हमने, लिखा था जेड नॉट देन जेड एल कॉस बीटा एल प्लस जे जेड नॉट साइन बीटा एल, ठीक है, डिवाइडेड बाई जेड नॉट कॉस बीटा एल प्लस जे जेड एल साइन बीटा एल, ये लिखा था हमने, ठीक है। अब देखिएगा इसके अंदर जेड एल की वैल्यू मैं 0 डाल देता हूँ, ये थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ, इसके अंदर अगर ये वैल्यू डाल दो, जेड एल की जगह 0 डाल दो इसमें, तो देखिए क्या बन जाएगा। जेड एल की जगह मैं 0 डालूंगा तो उसको बोलेंगे हम उस टाइम, उसको क्या बोलेंगे हम, जेड एस सी, ठीक है, यानी इनपुट इम्पिडेंस, शॉर्ट सर्किटेड इनपुट इम्पिडेंस बोलेंगे उस टाइम, उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किटेड इनपुट इम्पिडेंस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, तो इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए जेड एल की जगह जैसे ही मैंने यहाँ से 0 पुट किया, जेड एल की जगह 0 पुट करूँगा तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, यानी सिंपल क्या बचेगा, सिंपल ये बचेगा आप, ठीक है, यहाँ पर जेड नॉट है और अंदर क्या बचेगा, जे जेड नॉट साइन बीटा डिवाइडेड बाय क्या बच रहा है, जेड नॉट कॉस बीटा, ठीक है। जेड नॉट से जेड नॉट कैंसिल कर सकता हूं, तो यहां से क्या आ गया आपका, जेड एस सी बराबर आपका आ गया जे जेड नॉट टेन बीटा, ये आपका क्या मिल गया, आपको जेड एस सी मिल गया, यानी शॉर्ट सर्किटेड इनपुट इम्पिडेंस मिल गया। आपको समझ में आ गया कि क्या, तो ये डायरेक्टली आपको क्या करना है, यहाँ से डायरेक्टली ये क्या करना है, आपको लर्न करना है, यहाँ से डायरेक्टली आपको क्या करना है, ये लर्न करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब आगे देखिएगा, आगे मैं कर रहा हूँ ओपन सर्किटेड के लिए, ठीक है, तो ओपन सर्किटेड के लिए कर रहा हूँ। जेड एस सी क्या आया, इसको आप साइड में लिख सकते हैं, जेड एस सी को मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ क्योंकि आगे यूज लूंगा इसको। जेड एस सी बराबर क्या आ गया, जे जेड नॉट टेन बीटा एल, टेन बीटा एल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से आगे मैं लिख रहा हूँ ओपन सर्किटेड लाइन के लिए, ठीक, यहाँ पर ये है 10 बीटा एल, ओपन सर्किटेड लाइन। तो ओपन सर्किटेड लाइन के लिए क्या लिखूंगा मैं, जेड एल को क्या लिखूंगा, यहाँ अभी इनफाइनाइट लिखूंगा। सेम उस फॉर्मूले के अंदर आप इस बार ये वैल्यू पुट कीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, यहाँ लिख देता हूँ, जेड इन बराबर, ये डायरेक्टली आपको लर्न करना है, इजी फॉर्म के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पर, जेड इन बराबर जेड नॉट और यहाँ पर जेड एल कॉस बीटा एल प्लस जे जेड नॉट साइन बीटा एल डिवाइडेड बाय जेड नॉट कॉस बीटा एल प्लस जे जेड एल साइन बीटा एल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ से, हाँ, जेड एल की जगह इन्फाइनाइट डालने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं जेड एल को कॉमन ले लेता हूँ। क्या करता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू पुट करने, सीधा पुट नहीं कर पा रहे हम, ठीक है, क्योंकि कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉमन ले लीजिएगा आप, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू पुट करूंगा मैं, ये पुट करूंगा तो उस टाइम पर इस जेड इन को क्या बोला जाएगा, उस टाइम पर इस जेड इन को बोला जाएगा जेड ओ सी, ओपन सर्किटेड, और ये इनपुट इम्पिडेंस है, ओपन सर्किटेड इनपुट इम्पिडेंस। तो देखिएगा, ठीक है, यहाँ से मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लेके आप पुट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो कॉमन लेके देख लीजिएगा, यहाँ जेड नॉट तो बाहर है, जेड एल को अगर मैं कॉमन लूँगा, ठीक है, जेड एल को क्या ले लेता हूँ मैं, कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से देखिएगा जेड एल को मैंने बाहर निकाला, जेड एल को बाहर निकाला तो ये क्या बनेगा, ठीक है, ऊपर पहले ऊपर निकाल लेता हूँ, फिर मैं नीचे बाहर निकाल लूँगा, ठीक है। पहले जेड एल को ऊपर कॉमन ले लीजिए और देन जेड एल को आप नीचे कॉमन ले लीजिए, कट कर दीजिएगा, ठीक है। यह हम एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, एक साथ ले लेते हैं। यहाँ से देखिएगा क्या कर लेता हूँ मैंने क्या किया, जेड एल को ऊपर भी कॉमन लिया, ठीक है, तो ऊपर कॉमन लिया और जेड एल को मैं नीचे भी कॉमन ले लेता हूँ, तो ऊपर और नीचे कॉमन लिया तो वो कट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस बीटा एल प्लस यहाँ पर क्या, जे जेड नॉट बाई जेड एल साइन बीटा एल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने कॉमन लेके कट कर दिया, ये मान लीजिए कि एक साथ मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, जेड नॉट बाई जेड एल कॉस बीटा एल, और यहाँ पर क्या बचेगा, जे साइन बीटा एल, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, जे साइन बीटा एल, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से देखिएगा इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अब देखिएगा क्या, अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, लिमिट पुट कर रहा हूँ, तो देखिएगा यहाँ से क्या, हाँ, तो यहाँ से मैंने जेड एल की जगह इन्फाइनाइट डालूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी,
ये जीरो हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी ये बचेगा। तो ये क्या बच रहा, यहाँ से देखिएगा क्या बच रहा है, यहाँ से बाहर तो क्या है, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ये Z0 है और देन ये क्या बच गया। तो यहाँ से देख लीजिएगा, इसको मैं मिटा के और इस तरीके से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यानी Z80 बराबर यहाँ Z0 है और यहाँ पर देखिएगा डिवाइडेड बाई J, और ये कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, यानी कॉट बीटा है। कोई दिक्कत नहीं है ना, यानी सिंपल कैलकुलेशन की है मैंने, सिंपल सा मतलब ये है। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरे को Z80 मिल गया, ठीक है। ये मेरे को क्या मिला था, पहले मेरे को ZSC मिला हुआ था। तो ZSC क्या था, ZSC बराबर मुझे मिला था, वहाँ साइड में लिखा वो अब लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, Z0 10 बीटा, ये मिला था मुझे पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ, हाँ, तो कई बार डायरेक्टली ये फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, ओपन सर्किटेड इनपुट इम्पीडेंस, शॉर्ट सर्किटेड इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या आएगा, यानी ZOC इंटू ZSC बराबर क्या, आपको साफ साफ दिख रहा है कि किसके बराबर है, Z0 स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे जे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कॉट बीटा एल इंटू 10 बीटा एल क्या होता है, 1 होता है, यानी Z0 स्क्वायर के ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे लिए Z0 के लिए एक फॉर्मूला और बन गया है कि Z0 बराबर क्या आया है, अंडर रूट ऑफ ZSC ZOC, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। यानी आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है, इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ शॉर्ट सर्किटेड एंड ओपन सर्किटेड इनपुट इम्पीडेंस। समझ में आया कि क्या करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। कई बार एग्जामिनर बोल देता है कि शॉर्ट सर्किटेड इनपुट इम्पीडेंस ये है, ओपन सर्किटेड इनपुट इम्पीडेंस ये है, तो Z0 की वैल्यू बताइए। तो इस तरीके से आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक। हाँ, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। हाँ, तो ये थी हमारी शॉर्ट सर्किटेड और ओपन सर्किटेड लाइन, समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ, अब आगे हम बात करते हैं, आगे लिखिएगा लॉसलेस एंड डिस्टोर्शनलेस लाइन, लॉसलेस एंड डिस्टोर्शनलेस लाइन, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, लॉसलेस एंड डिस्टोर्शनलेस लाइन, लॉसलेस एंड डिस्टोर्शनलेस लाइन, ठीक। तो लिख लीजिएगा, देखिएगा सबसे पहले यहां पर मैं बात कर रहा हूं लॉसलेस के लिए, लॉसलेस लाइन, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा हूं तो आपको सबसे पहले तो यहां पर मैं लिखता हूं कि प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा क्या था, गामा था हमारा R प्लस जे ओमेगा एल, अंडर रूट के अंदर है R प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर वो लाइन लॉसलेस है तो यहाँ पर लॉसलेस के लिए आपको जो कंडीशन है वो ये है, ठीक है, R बराबर G बराबर 0, ये कंडीशन तो है कि R और G 0। R क्या था अभी बताया था मैंने, ठीक है, कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, और G क्या था, कंडक्टेंस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी दो अलग अलग चीजें। तो इसलिए ये दोनों क्या, अगर ये दोनों 0 हैं, R भी 0 और G भी 0 है, ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन को बोल सकता हूँ कंडीशन नंबर 1, ठीक है, यानी ये 0। या सेकंड जो कंडीशन है मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, सेकंड कंडीशन, ये हाई फ्रीक्वेंसी लाइन, हाई फ्रीक्वेंसी लाइन का मतलब क्या है, ओमेगा एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R और ओमेगा सी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन G, ये कंडीशन। अगर ये कंडीशन, इसका मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी लाइन, या R बराबर G बराबर 0, या ये कंडीशन, अगर ये दो कंडीशन लाइन अगर फुलफिल कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, लॉसलेस लाइन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, लॉसलेस लाइन बोलेंगे, ये कंडीशन और ये कंडीशन। यानी यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर ये वैल्यू पुट करूँ मैं इसके अंदर, अगर वैल्यू पुट करूँ तो आपको पता चल रहा है कि अगर इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो इनकी जगह, भाई सीधा सा मतलब है कि R को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सीधा सा मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, R को नेग्लेक्ट। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा जे ओमेगा, अंडर रूट में क्या रहेगा, ये रहेगा। तो गामा बराबर क्या था, अल्फा प्लस जे बीटा था, तो अल्फा बराबर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। अल्फा बराबर क्या आ गया आपके लिए, 0 आ गया। और यहाँ से बीटा की वैल्यू पता चल गई, बीटा बराबर ओमेगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ओमेगा बाहर है और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, एलसी, अंडर रूट में क्या आ गया आपके लिए, एलसी आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पर लिख देता हूँ अल्फा बराबर 0 है, यहाँ पर लिख देता हूँ कि बीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा अंडर रूट में एलसी, ठीक है। हाँ,
तो इसको बोलेंगे हम लॉसलेस लाइन। समझ में आएगा? लॉसलेस लाइन कई बार कंडीशन पूछ ली जाती है कि कंडीशन क्या, तो ये कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है, आर बराबर जी बराबर 0 या हाई फ्रीक्वेंसी लाइन यानी ओमेगा एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर और ओमेगा सी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन जी। ठीक है, ये मैंने इसमें पुट किया तो क्या निकल के आया, तो गामा बराबर इस तरीके से ये वैल्यू पुट किया मैंने, तो गामा बराबर ये निकल के आया। यहाँ से पता चला कि अल्फा की वैल्यू क्या 0 और बीटा की वैल्यू ये। समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ, अब देखिए, तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है नेचर कैसा आया, गामा का नेचर कैसा आया। यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है गामा का नेचर क्या आया, प्योरली इमेजिनरी आया। तो ये आपको गामा के बारे में ध्यान में रखना है। यहाँ से फेज वेलोसिटी के बारे में भी आप पता कर सकते हैं। फेज वेलोसिटी हम पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, फेज वेलोसिटी वीपी बराबर क्या होता, ओमेगा बाई बीटा, और ओमेगा बाई बीटा की वैल्यू ये आई है ओमेगा अंडर रूट में एलसी, ये कैंसिल हो गया यानी क्या 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एलसी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी वीपी बराबर, इसके लिए लॉसलेस लाइन के लिए ये फॉर्मूला क्या बना, वीपी बराबर 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एलसी। ठीक है, इसको आपको क्या रखना, दिमाग में रखना। कई बार न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा। इसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस भी निकाल लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के लिए फॉर्मूला लिख लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0 बराबर क्या था हमारा, वो था हमारा R प्लस जे ओमेगा एल अंडर रूट में डिवाइडेड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी। कंडीशन डाल दीजिएगा। इसमें कंडीशन डालने पर अभी जो कंडीशन बताई वो कंडीशन डालेंगे, R बराबर 0 और जी बराबर 0, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट में L डिवाइडेड बाई सी। तो यहाँ से ये Z0 मिल गया हमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार इस तरीके से पूछता है एग्जामिनर, वैल्यू देता, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया कि क्या करना है आपको? ठीक है, कई बार इसकी यूनिट भी पूछ लेता है एग्जामिनर, ध्यान में देना। कई बार क्या बोलेगा, इस तरीके से यूनिट पूछता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ अंडर रूट एल बाई सी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अंडर रूट एल बाई सी किसके बराबर है, Z0 के बराबर है। Z0 यानी यहाँ पर क्या इंपीडेंस, यानी यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ओम हो जाएगी। समझ में आ गया कि क्या करना? तो इस तरीके से आपको क्या रखना है, ये दिमाग में रखना है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये पॉइंट आपको यहाँ पर किसके लिए ध्यान में रखना है, लॉसलेस लाइन के लिए। ठीक है, लॉसलेस लाइन आपको पता रखना है कि अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है, बीटा की वैल्यू क्या आ रही थी, ओमेगा अंडर रूट में एलसी आ रही थी। ठीक है, ऐसे वीपी की वैल्यू क्या आ रही है, Z0 की वैल्यू क्या आ रही है, उसके बारे में आपको क्या रखना है, यहाँ से दिमाग में रखना। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है इन पर। आगे लिख लीजिएगा डिस्टोर्शन लेस लाइन। डिस्टोर्शन लेस लाइन, तो डिस्टोर्शन लेस लाइन के लिए लिख लीजिएगा इक्वल राइज टाइम एंड फॉल टाइम्स कैरेक्टराइज डिस्टोर्शन लेस लाइन। मतलब क्या है, बात करता हूं मैं। इक्वल राइज टाइम एंड फॉल टाइम कैरेक्टराइज्ड डिस्टोर्शन लेस लाइन। यानी जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ से मैं डिस्टोर्शन लेस के बारे में बात कर रहा हूँ, डिस्टोर्शन लेस लाइन। ठीक है, हाँ, जैसे यहाँ पर, या मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ इसको, डिस्टोर्शन लेस लाइन के लिए कंडीशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सीरीज आर्म टाइम कांस्टेंट, ऐसे लिख लीजिएगा आप, सीरीज आर्म टाइम कांस्टेंट बराबर शंट आर्म टाइम कांस्टेंट। सीरीज आर्म टाइम कांस्टेंट बराबर शंट आर्म टाइम कांस्टेंट। सीरीज आर्म टाइम कांस्टेंट बराबर शंट आर्म टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करा तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर डिस्टॉर्शन लेस लाइन। सीरीज आर्म टाइम कांस्टेंट बराबर शंट आर्म टाइम कांस्टेंट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ज्योमेट्री में ऐसे बताया था कि ये आर था, ये एल था। ठीक है, देन यहाँ जी था और ये क्या था, सी था। ठीक है, और इस तरीके से कंटिन्यूसली, यानी आर एल जी सी, ये ज्योमेट्री बताई थी थोड़ी देर पहले मैंने। तो सीरीज आर्म यानी ये वाली, तो इसका टाइम कांस्टेंट क्या है, तो इसका टाइम कांस्टेंट जैसे आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है उसी तरीके से, तो इसका टाइम कांस्टेंट क्या है, एल बाई आर इज इक्वल टू, इसका टाइम कांस्टेंट क्या है, शंट आर्म का टाइम कांस्टेंट, क्योंकि सीरीज आर्म का टाइम कांस्टेंट बराबर होना चाहिए शंट आर्म का टाइम कांस्टेंट, तो शंट आर्म का टाइम कांस्टेंट। ठीक है, यानी सिंपल सा जो मैंने बोला है, ठीक है, क्या बोला था कि इक्वल राइज टाइम और फॉल टाइम, उसकी जगह आप इस तरीके से दिमाग में रख सकते हैं कि सीरीज आर्म का टाइम कांस्टेंट बराबर होना चाहिए शंट आर्म का टाइम कांस्टेंट, ये मतलब। ठीक है, ये अगर है तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टोर्शन लेस लाइन बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से सीरीज आर्म का, ऐसे ही यहाँ पर शंट आर्म का टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, सी बाई जी। ठीक है, जैसे आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, एल बाई आर। ठीक है, और ऐसे आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आर इंटू सी, उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर ये जी है ना, तो जी है तो इसलिए डिवाइड में आया, क्योंकि ये 1/g, 1/g मतलब
आप जानते हैं कि 1/G यानी रेजिस्टेंस की तरह ही तो होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर L/R बराबर क्या होगा, C/G होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डिस्टॉर्शन लेस लाइन बोल रहे हैं। यानी यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। L/R बराबर क्या होना चाहिए, C/G। यानी यहाँ से क्या पता चला कि LG बराबर क्या होना चाहिए, RC। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। अगर LG बराबर RC ये अगर फुलफिल हो रहा तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर डिस्टॉर्शन लेस लाइन बोल रहे हैं। समझ में आ गया ना कि LG बराबर RC है तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टॉर्शन लेस लाइन बोलेंगे, जो कि आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना। ठीक है, हाँ। अब ये कंडीशन डाल दीजिएगा आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर और वहाँ से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टॉर्शन लेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ से कंडीशन डाल देते हैं, यानी डिस्टॉर्शन लेस लाइन। तो कंडीशन डाल दीजिएगा। कंडीशन बताइए मैंने क्या, कि LG बराबर RC। ठीक है, यानी L/R बराबर C/G। तो अभी देखिए गामा क्या था, गामा बराबर क्या आया था हमारे पास में, वो आया था R+G ओमेगा L, G+J। इस तरीके से अंडर रूट में R+J ओमेगा L और G+J ओमेगा C का दोनों का मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर, ये गामा था। ठीक है, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन ले लेता हूँ, देखिएगा यहाँ से R मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर बन जाएगा 1+J ओमेगा L/R, और यहाँ पर मैंने G कॉमन ले लिया इसमें तो यहाँ बन जाएगा 1+J ओमेगा C/G। कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ये गामा बराबर क्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से गामा बराबर देखिएगा आप, गामा बराबर क्या आ गया, यानी R और G को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, R और G, और यहाँ पर देखिए L/R की जगह मैं C/G पुट कर देता हूँ तो ये अंडर रूट के अंदर स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर बन जाएगा तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, यानी सिंपली 1+J ओमेगा L/R। इस तरीके से अंडर रूट, क्योंकि ये अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो अंडर रूट हट गया और ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो यानी यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है गामा का नेचर कैसा आ रहा है, यहाँ से गामा का नेचर कैसा आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नेचर आ रहा है। तो डायरेक्टली आपको क्या रखना है, यहाँ से दिमाग में रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यहाँ से Z0 की बात कर लेते हैं। Z0, तो Z0 बराबर क्या था, Z0 बराबर हमारा था R+J ओमेगा L डिवाइडेड बाई G+J ओमेगा C, अंडर रूट में था। कंडीशन डाल दीजिए इसके अंदर कॉमन लेके। तो पहले तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉमन लिया मैंने तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, कॉमन लिया तो यहाँ पर मैंने R कॉमन लिया तो क्या बचा 1+J ओमेगा L/R, और यहाँ पर मैं नीचे कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन ले ला G, तो यहाँ पर क्या बचा 1+J ओमेगा C/R। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिएगा L/R बराबर C बाई, यहाँ पर G कॉमन लिया है तो यहाँ पर G है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए L/R बराबर C/G, यानी इसका मतलब ये दोनों टर्म बराबर है। बराबर है तो ये क्या कर दूंगा मैं, कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि डिस्टॉर्शन लेस की बात कर रहा हूँ। तो Z0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से Z0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर R/G अंडर रूट के अंदर। समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इनके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ से ध्यान में रखना। कई बार एग्जामिनर यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लेता, डायरेक्टली फॉर्मूला डिपेंडेंट, कई बार डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लेता। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।